शुरू करते हैं हम लोग स्पेशल सेगमेंट का। ये महाजन पद टॉपिक है जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ से जो भी प्रश्न कंपटीशन में बनता है उसको हम लोग क्लियर करेंगे, याद करेंगे, नोट करेंगे। आप शुरू करते हैं हम लोग महाजन पद को। महाजन पद में देखेंगे कि 6ठी शताब्दी बीसी में आर्थिक और सामाजिक प्रगति ने राजनैतिक जीवन को विस्तार दिया। क्या हुआ कि उस समय के समाज में क्या होता है, देखने को मिलता है कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से तथा राजनीतिक रूप से लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा अपार संभावना बढ़ने लगा, जिससे क्या हुआ कि एक बड़ा साम्राज्य का निर्माण होने लगा। क्षेत्र में डेवलपमेंट शुरू हुआ। ये क्षेत्र में डेवलपमेंट शुरू हुआ तो कबीला के ऊपर जो लोग जैसे होता है कि 10, 12, 15 परिवारों को मिलाकर एक कबीला का निर्माण हुआ। तो कबीला और कबीला से जो बड़ा होता था, जैसे गांव के रूप में हम लोग देखते थे, जैसे जिसमें 100-200 बस्तियां होती थी, उसको हम लोग जन कहते हैं। क्या कहते हैं? जन। उससे बड़ा जनपद, उससे बड़ा जनपद, जैसे आज का जिला समझ लीजिए क्या है, जनपद है। और जनपद से बड़ा क्या होता था? महाजनपद। जनपद से बड़ा क्या होता था? महाजनपद। ये बढ़ते क्रम में कबीला सबसे छोटी सामाजिक इकाई थी, जबकि इससे बड़ा जन था, जन से बड़ा जनपद था, और जनपद से बड़ा महाजन पद था। ये तो कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे कि महाजन पद के समय में जो जानकारी के स्रोत हैं वो क्या क्या है। तो पहला है अंगुत्तर निकाय। पहला क्या है? अंगुत्तर निकाय, जो बौद्धों का ग्रंथ है, साहित्य है। और दूसरा है भगवती सूत्र। दूसरा है भगवती सूत्र, जो जैनों का है। किसका है? जैन। तो देख, इसको जानकारी के जो मुख्य स्रोत देखे वो क्या क्या है, तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र है। याद रखेंगे आप। इस समय शासन जो था दो तरीकों से चलता था, या तो राजतंत्र, नहीं तो गणतंत्र। ज्यादा जगहों पे राजतंत्र वाली व्यवस्था थी और कुछ जगहों पे कैसी व्यवस्था थी, तो गणतंत्र वाली व्यवस्था थी। इतना आप याद रखेंगे। 16 महाजनपदों में एक जिक्र है कि 16 महाजनपदों में बुद्ध के समय, महात्मा बुद्ध के समय 10 गणतंत्रों में क्या था, 10 जगहों पे, 10 क्षेत्रों में गणतंत्र से शासन चलता था, गणतंत्रात्मक शासन चलता था। ये याद रखेंगे। और उन सभी गणतंत्र वाले जो शासन व्यवस्था थे, 10 में से सबसे पुराना और सबसे शक्तिशाली गणतंत्र लिक्ष्वी का था। किसका था? लिक्ष्वी का था। याद रखेंगे। प्रश्न बनता है कि विश्व का पहला गणतंत्र कौन है, तो लिक्ष्वी गणतंत्र है। इतना याद क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। ये महाजन पदों का उदय हुआ। किसका उदय हो रहा है? महाजन पदों का जो उदय हुआ, तो टोटल कितने महाजन पद थे, तो टोटल 16 महाजन पद थे। कितने थे? 16 महाजन पद थे। अब 16 महाजन पदों में हम क्या देखेंगे कि बिहार से संबंधित कितने थे, बिहार से संबंधित 3 थे। कितने थे? 3। बिहार से संबंधित 3 थे। कौन कौन? तो मगध। और 16 महाजन पदों में सबसे महान, सबसे शक्तिशाली कौन हुआ, तो मगध हुआ। इसलिए हम लोग मगध के संदर्भ में विशेष रूप से इसमें पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक और क्या बात देखिए कि 16 महाजन पदों में बिहार राज्य, आज के वर्तमान बिहार राज्य में कितने महाजन पद थे, तो 3 थे। पहला है मगध, दूसरा है आपका अंग, जो जिसकी राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी राजगीर थी, और जो चंपा है आज के भागलपुर और मुंगेर जिला में पड़ता है। और वजी, तीसरा कौन है? वजी। याद रखेंगे, मगध, चंपा, मगध, अंग और वजी। वजी जिसकी राजधानी वैशाली थी। याद रखेंगे। और वैशाली में ही एक क्षेत्र है लिक्ष्वी, जो पहला गणतंत्र था। इतना नोट करेंगे, याद रखेंगे। 3 बिहार से संबंधित है। यहीं पे जो वजी वाला जो क्षेत्र है वो तिरहुत वाला क्षेत्र है। आज के समय का तिरहुत वाला क्षेत्र क्या है? वजी है, मुजफ्फरपुर वाला एरिया। ये 8 राज्यों का संघ था। वजी क्या था? 8 राज्यों का संघ था। याद रखेंगे। उनमें से एक लिक्ष्वी था। ये हमें याद रहना चाहिए। इतना समझ रहे होंगे आप। आगे बढ़ते हम लोग। एक और बात यहाँ पे समझते हैं कि जो चेतक है, चेतक कौन है? चेतक। चेतक की एक हुई पुत्री जिसका नाम है चेलेना। चेतक की पुत्री का नाम क्या है? चेलेना। और एक है बहन,
त्रिशला। दोनों का संबंध किससे है? तो जो पुत्री उसकी चेलना है चेटक। चेटक कौन है? तो जो हम बात कर रहे हैं कि बिहार में तीन जो महाजनपद है जिसमें वजी का नाम ले रहे हैं, तो वजी नरेश, वजी की राजधानी जो वैशाली है, और वैशाली का राजा कौन था? तो चेटक था। और चेटक की पुत्री चेलना थी, जिसका विवाह बिंबिसार से हुआ था। किससे हुआ था? बिंबिसार से हुआ था। और उसकी बहन, चेटक की बहन त्रिशला, जिसका विवाह सिद्धार्थ से हुआ था। सिद्धार्थ कौन? तो महावीर स्वामी के पिता। महावीर स्वामी के पिता अर्थात महावीर स्वामी की माता कौन है? तो त्रिशला है, जो कौन है? चेटक की बहन है, जो वैशाली नरेश है। याद रखेंगे। इतना क्लियर हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी में जो और कौन कौन से जो महाजनपद है उसको हम लोग को देखना है। यूपी से 8 है। देख लिए मगध को, देख लिए मगध को विस्तार रूप से पढ़ना ही है। अंग देख लिए भागलपुर मुंगेर जिला में पड़ता है, जिसकी राजधानी चंपा थी। और वजी के बारे में हम लोग जान गए, वैशाली जिसकी राजधानी थी, और उसी में चेटक उसका राजा था। उसका एक पुत्री और एक बहन की कहानी बता दी है। यूपी में समझिए 8 महाजनपद है। डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि महाजनपदों की संख्या यूपी में कितनी थी? तो 8 थी। अब देखेंगे कि यूपी में कौन कौन है। तो पहला है काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी है। दूसरा कौन है? कोसल है, जिसकी राजधानी श्रावस्ती है। कौन है? श्रावस्ती। आज का जो वर्तमान फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट है, अयोध्या जो पड़ता है, वह किस महाजनपद में पड़ता था? तो कोसल में पड़ता था। जिसके राजा कौन थे? तो प्रेषणजीत थे। आगे हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तीसरा है मल, जिसकी राजधानी कुशीनगर थी। तीसरा है मल, जिसकी राजधानी कुशीनगर थी, जो वर्तमान के देवरिया जिला में यूपी के पड़ता है। यही पे याद रखेंगे, कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, अर्थात उनकी मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हम लोग। इसी में क्या देखेंगे कि वाल्मीकि रामायण जो है, उनमें यह बात का जिक्र है, इस बात का जिक्र है किसके बारे में? मल्लों के बारे में, कि मल का जो क्षेत्र था, मल जो कुशीनगर जिसकी राजधानी है, जो मल का जो क्षेत्र था, राम के भाई लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु के वंशज थे। मल के जो राजा थे, ये किसके वंशज थे? तो वाल्मीकि रामायण के हिसाब से राम के भाई लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु के ये लोग वंशज थे, मल वाले। इतने याद रखेंगे। वर्तमान में देवरिया जिला में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा में है जिसका वत्स। चौथा कौन है? वत्स है। चौथा कौन है? वत्स। चौथा है वत्स, जो क्या है? यूपी का है। उसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वर्तमान में प्रयागराज का जो इलाका है, इलाहाबाद का जो इलाका है, वो पड़ता है वत्स। पांचवा है यूपी से कुरु। कौन है? कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। क्या थी? कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और आज के जो वर्तमान में दिल्ली वाला जो एरिया है, वही इंद्रप्रस्थ है। और यही इंद्रप्रस्थ पांडवों को मिला था महाभारत युद्ध में। और युद्ध की कहानी कुरुओं, कौरवों और पांडवों से संबंधित है। और यही क्षेत्र था कुरुक्षेत्र। कौन था? कुरुक्षेत्र। महाभारत में इसका चर्चा किया गया है। और बुद्ध के समय यहाँ के राजा कौन थे? तो कौरव्य थे। कौन थे? कौरव्य। यहाँ पे लिख देते हैं कौरव्य। कौन थे बुद्ध के समय? यहाँ के कुरुओं के राजा कौन थे? तो कौरव्य थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अवंती। कौन देखेंगे? अवंती। यूपी में 8 जो क्षेत्र है, उसी में देख रहे हैं अवंती को। अवंती जो अब कहाँ पड़ता है? तो उज्जैन में। उज्जैन, या उसी का एक और नाम है महिष्वती। महिष्वती याद रखेंगे। जो अवंती का जो एरिया है, तो उत्तरी एरिया जिसकी राजधानी उज्जैन थी, और दक्षिणी जो एरिया था उसकी राजधानी महिष्मती थी। आप देखे होंगे कौन? तो बाहुबली मूवी, जिसमें महिष्मती साम्राज्य के बारे में जिक्र है। आगे बढ़ते हम लोग। अब एक और है मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। याद रखेंगे हम लोग। और लास्ट है अस्मयक। कौन है? अस्मयक, जिसकी राजधानी पोतन या पुतली थी। पोतन या पुतली थी, जो कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। इतना क्लियर हुआ। और क्या देख लेंगे कि गोदावरी का जो क्षेत्र है, ये अस्मक वाला क्षेत्र है, उसका है कि दक्षिण भारत का
महाजनपद कौन था 16 में से? तो एकमात्र था जो है अश्वमक था। कौन था? अश्वमक था। और क्या देखेंगे, दो जो क्षेत्र थे भारत के बाहर के थे। जैसे आज जो भारत का नक्शा है उससे दो बाहर के क्षेत्र थे। एक कम्बोज था जिसकी राजधानी हाटक या रायजपुर थी। हाटक याद रखिए, कम्बोज की राजधानी हाटक याद रखिए। और एक और एरिया है गंधार का जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। ये दोनों भारत के बाहर के जनपद थे जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान एरिया में पड़ते थे। ये देख लिए हम लोग पूरा 16 का 16 महाजनपदों के बारे में देखे, उसके राजधानी पे चर्चा किए। अब मेन रूप से किसको पढ़ना है? मगध को पढ़ना है। यहीं पे आप नोट कर लेंगे, ध्यान देंगे कि 16 में बिहार से 3 और यूपी से 8 जिसकी चर्चा हम किए। लास्ट वाला वो 8 3 11 और 5 लास्ट में भी बताए। ये देख लिए हम लोग, क्लियर हुआ। और क्या देख रहे हैं हम लोग कि मगध के राज का उत्कर्ष, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मगध राज का उत्कर्ष में मगध के बारे में देखेंगे कि मगध, इससे पहले हम देख लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे है कि मगध के उदय के क्या कारण थे। ये क्लियर हुआ है। महाजनपदों की संख्या 16 थी, किस प्रकार से है ये क्लियर कर लिया गया। जानने के स्रोत क्या है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र है। और मगध के उत्कर्ष में हम लोग पढ़ेंगे पूरे मगध के बारे में। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि मगध के उदय के क्या क्या कारण थे। तो पहला कारण है आर्थिक कारण। पहला है आर्थिक कारण। देखा जाता है क्या है कि वहाँ पे लोहे और तांबे के खान बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले। अब लोहा मिला, तांबा मिला तो लोगों को हथियार और भी व्यापार करने के तरीके बढ़ गए, जिससे क्या हुआ कि वहाँ पे आर्थिक समृद्धि आ गई। और जो लोहे के खान से, जो लोहे के द्वारा जो हथियार बनाए जाते थे ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ होता था, इसलिए मगध बाकी महाजनपदों में शक्तिशाली बनकर उभरा। दूसरा है कारण राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण क्या है कि जो मगध की राजधानी थी, शुरू में राजगिरी और बाद में पाटलिपुत्र, दोनों सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। सामरिक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि वो जो बाउंड्री लगता था दूसरे एरिया से, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सामरिक का मतलब होता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण थी। इसलिए महत्वपूर्ण थी दोनों। जैसे राजगिरी इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था, तो दुश्मन देश को, दुश्मन राज्य को उस पर आक्रमण करना, अटैक करना संभव नहीं हो पाता था। दूसरा जो पाटलिपुत्र है, 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र था, जिसके कारण दुश्मन जो राज्य थे इस पे सफलता नहीं प्राप्त कर पाते थे। बहुत ही सेफ और सुरक्षित राजधानी माना जाता था। ये हुआ इसके राजनीतिक कारण। और भौगोलिक कारण में क्या देखेंगे कि गंगा का उपजाऊ मैदान, गंगा का उपजाऊ मैदान हुआ। अब गंगा के क्षेत्र का मगध का एरिया कौन सा है? तो गंगा के मैदानी वाले क्षेत्र में हुआ। इसके कारण इससे फायदा क्या हुआ कि ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण किसान जो थे संपन्न थे, उनको फसल बढ़िया मात्रा में उपज जाता था, तो वो टैक्स देने में, लगान देने में उनको कोई दिक्कत नहीं होता था। टैक्स लगान और नियमित समय से दे देते थे, जिससे राजा का जो कोष था वो भरा रहता था और उसको सैनिकों पे खर्चा करने में, लड़ाई में खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं होता था। ये हुआ इसका भौगोलिक कारणों में हम लोग क्या देखें कि गंगा का उपजाऊ मैदान का होना। दूसरा, उस जो क्षेत्र है, वो जो क्षेत्र है मगध का एरिया, खास तौर पे गया, नवादा, औरंगाबाद जिला के जो एरिया है, वहाँ पे हाथियों की बहुत ज़्यादा संख्या मिलती थी। हाथियों की अधिकता होने से ये क्षेत्र में सेना का जो रूप था वो बहुत ही मजबूत हो गया। इनके सेना में हाथियों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए बाकी महाजनपद वाले इनसे जीतते नहीं थे। और एक और कारण हम लोग भौगोलिक कारण में ही देखते हैं। वो क्या कारण है कि इस यहाँ के जो गया के जो क्षेत्र में जो जंगल था, वहाँ पे इमारती लकड़ी मिलता था। इमारती लकड़ी बहुत ही मजबूत और बढ़िया होता है, घरों में लगाने के लिए, व्यापार के लिए भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। ये सब जो कारण थे मगध को महान बनाए, मगध को महान बनाए। मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में, महाजनपदों के रूप में उभरा। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे
मगध राज का उत्कर्ष, मगध राज का उत्कर्ष। देखिए मगध के सबसे प्राचीन वंश जो कौन है, जिसके संस्थापक हैं बृहद्रथ। बृहद्रथ कौन है, बृहद्रथ का भी नाम लिख ही देते हैं। बृहद्रथ कौन है, बृहद्रथ है, कौन है, बृहद्रथ। कहीं कहीं व और कहीं कहीं ब दोनों मिलता है तो बृहद्रथ। और बृहद्रथ ने अपने नाम पर इस वंश का नाम रखा बृहद्रथ वंश। याद प्रश्न बनेगा कि मगध की स्थापना किसने की, तो बृहद्रथ ने की। कौन वंश ने किया, तो बृहद्रथ वंश ने किया। यहीं पे देखेंगे कि अपनी राजधानी कहाँ बनाया, तो राजगृह में बनाया, राजगृह में बनाया, याद रखेंगे। और क्या हुआ कि इसके पुत्र जरासंध हुआ। कौन हुआ, जरासंध। जो जरासंध जो था उसका महाभारत में जिक्र मिलता है। महाभारत में जिक्र क्या मिलता है कि मल्ल युद्ध में वो भी बहुत ही बड़ा भीम जैसे गद्दा चलाने में निपुण व्यक्ति था। कौन, जरासंध। तो जरासंध के बीच में और भीम के बीच में क्या हुआ था, तो मल्ल युद्ध हुआ था। ये याद रखेंगे, महाभारत से संबंधित है। और जरासंध का बेटा सहदेव हुआ और सहदेव का बेटा कौन हुआ, तो रूपंजय हुआ, रूपंजय। ये तो हो गया बृहद्रथ वंश का कहानी, खत्म हो गया। 3 हुए। सबसे प्रमुख कौन है, तो जरासंध है। और इसी में हम लोग आगे देखेंगे। अब क्या देखेंगे, हर्यक वंश। इन्हीं लोगों के बाद कौन आता है, हर्यक वंश वाले आते हैं। हर्यक वंश में हम लोग क्या देखेंगे, इसकी स्थापना कब हुई, तो 544 BC से 412 तक चले। कौन चले, तो हर्यक वाले चले। याद रखेंगे कि 544 से 412 कौन चला, तो हर्यक वंश वाला चला। अब क्या देखेंगे इसी में हम लोग कि जो हर्यक वंश में सबसे पहला कौन शासक हुआ, तो बिंबिसार हुआ। कौन हुआ, बिंबिसार हुआ। और बिंबिसार 544 BC से लेकर 492 तक शासन किया, लगभग 52 सालों तक शासन किया। कौन किया, तो बिंबिसार किया। ये हम लोग देख लिए। इस वंश को पृथहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया था और अजातशत्रु का हत्या उदयन ने किया था। इसीलिए इस वंश को हम लोग कहते हैं पितृहंता वंश। और क्या है कि अब हम लोग देखेंगे यहीं पे बिंबिसार के बारे में भी कुछ बात हम लोग को जानना चाहिए। सबसे पहले बात की, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार क्या था, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और क्या है कि ये जो है, इसके यहाँ एक राजवैद्य होते थे जिसका नाम था जीवक। क्या था, जीवक। इसके यहाँ के एक राजवैद्य होते थे जिसका नाम था जीवक। उन्होंने क्या किया था कि महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। कौन, तो बिंबिसार। इससे पता चलता है कि यह बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे होंगे। एक बार और क्या होता है कि जीवक अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के यहाँ जो पांडु रोग से पीड़ित हो जाते हैं, तो उनके इलाज के लिए भी कौन भेजता है, तो बिंबिसार भेजता है जीवक को। ये भी नोट कर लेंगे आप। और क्या इससे संबंधित प्रश्न बनता है कि अवंती राज को बिना युद्ध किए मगध में मिला लिया। अब भेज दिया इलाज करने के लिए, शांति समझौता हो गया, क्योंकि राजा को चंद्रप्रद्योत को बीमारी से पीड़ित थे, उनके उपचार के लिए भेज दिया गया जीवक को। जीवक इलाज करके आ गया। इसे खुशी पूर्वक होकर वो दोनों ने क्या कर लिया, शांति समझौता करके, और बिंबिसार ने उसके क्षेत्र को अपने में मिला लिया, अवंती के राज्य को मिला लिया। और क्या देखेंगे कि वैवाहिक संबंध के आधार पर भी यह बिंबिसार जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। वैवाहिक संबंध क्या देखेंगे कि महाकोसला से जो कोसल राज प्रसेनजीत की बहन थी उससे शादी कर लिया। शादी करने के बाद वो राज को दहेज के रूप में मिल गया, काम खत्म हो गया, वो भी मगध में मिल गया। अब है एक और, वैशाली के थे चेटक। वैशाली के राजा कौन थे, पहले ही बताए हैं इसी वीडियो में कि चेटक जो वैशाली के थे, उनकी पुत्री चेलना से विवाह कौन कर लिया, बिंबिसार कर लिया। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि वैशाली को भी वो अपने में मिला लिया। और क्या देखते हैं हम लोग कि अजातशत्रु जो था बिंबिसार का बेटा है, वह उनकी किस पत्नी से हुआ है, तो चेलना से हुआ है। किससे हुआ है, चेलना से। चेलना, अजातशत्रु की माता कौन थी, चेलना थी, जो चेटक की पुत्री थी, याद रखिएगा। क्षेमा एक और है, बिंबिसार का तीसरा शादी
क्षेमा से होता है जो मद्र नरेश की राजकुमारी थी पंजाब के क्षेत्र को मद्र कहते थे उस समय, वहाँ की राजकुमारी थी। इस प्रकार से इसको विवाह के फलस्वरूप कोसल, वैशाली और पंजाब वाला क्षेत्र फ्री में मिल गया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वैवाहिक संबंध करके अपने साम्राज्यों को बढ़ाने में सफल हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं अजात शत्रु के बारे में। अजात शत्रु क्या है? तो अजात शत्रु 32 सालों तक शासन किया। 32 सालों तक शासन किया। आप घटा बढ़ा के सब देख लेंगे कि किसका कितना कब्ज है। आप याद रखेंगे कि बिम्बिसार 52, अजात शत्रु 32 साल तक शासन किया और उदयन 48 सालों तक शासन किया। कुल मिलाकर 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक ये लोग हर एक वाले लोग शासन किए। अजात शत्रु के बारे में देखिए, माता का नाम चेल्ला है, चेटक की पुत्री, और पिता का नाम बिम्बिसार है, और विवाह इनका वजीरा से हुआ है। किससे हुआ है? वजीरा से, जो प्रसेनजीत की बहन थी। और फिर ये क्या किए कि ये जैसे ही अजातशत्रु बिम्बिसार की हत्या कर दिया तो जो इनको जो मिला हुआ था दहेज के रूप में कौशल राज, वो फिर से ले लिया। कौन ले लिया? तो कौशल का राजा ले लिया। और लेने के बाद क्या हुआ कि दोनों में युद्ध हुआ तो सोचा कि भाई अजातशत्रु युद्ध से तो जीत नहीं पाएंगे, रुको ना, जैसे हमारे पापा किए थे कि शादी करके और दहेज के रूप में उस क्षेत्र को ले लिए थे, उसी प्रकार से हम भी वही काम करते हैं। और उन्होंने क्या किया कि वजीरा से शादी कर लिया और वैवाहिक संबंध स्थापित करके कौशल को फिर से अपने राज्यों में मिला लिया अजातशत्रु। और क्या है कि इसका उपनाम याद भी करना जरूरी है, क्योंकि इसका उपनाम है कुनीक। इसे क्या कहते थे? कुनीक भी कहते थे और श्रेणिक भी कहते थे। ये दोनों नाम जैन साहित्यों में मिलता है, कुनीक और श्रेणिक। बहुत चालाक होने के कारण, बहुत कपटी होने के कारण इसे क्या कहा गया? श्रेणिक या कुनीक कहा गया। प्रथम बौद्ध जो संगति हुई थी इसी के समय हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी किसके समय हुई थी? तो अजातशत्रु के ही समय हुई थी, ये याद रखेंगे। और क्या 483 बीसी में कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी। इसके यहाँ के सुयोग एक मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम है वर्षकार। कौन है? वर्षकार हैं। और ये एक और बात याद रखेंगे कि ये 2 तरीके का हथियार का प्रयोग करता था युद्ध में। पहला है रथ मूसल हथियार और तीसरा है महाशिलकंटक हथियार। रथ मूसल हथियार भी आप एक मूवी आई थी बाहुबली मूवी में आप देखे होंगे कि जो रथ में चक्का लगा के बड़ा वाला जो चलाता है कौन? तो उसका भाई भलाल देव। तो वह कौन था? वही है महाशिलकंटक। कौन है? महाशिलकंटक। वो क्या है कि रथ चलता था और आगे ही चक्की चलती थी, कोई आएगा सब काटते काटते जाएगा। ये एक नया तरीके का हथियार का प्रयोग करता था कौन? अजातशत्रु युद्ध में। और एक था रथ मूसल भी क्या है कि वो गड्ढा टाइप का होता था, लेकिन उसमें कांटे टाइप के निकले होते थे, जो उस मूवी में दिखाया गया है। दोनों हथियारों को जिसका सबसे पहले प्रयोग कौन किया था? युद्ध में अजातशत्रु ने ही किया था, रथ मूसल और महाशिलकंटक नामक हथियार का। और ये एक और जान जाइए कि जैन धर्म अनुयायी था। कौन था? जैन धर्म अनुयायी। जबकि बाप कौन था? तो बौद्ध धर्म अनुयायी, अब बेटा जैन धर्म अनुयायी था। ये क्लियर हुआ। और क्या हम लोग देख रहे हैं अजातशत्रु के ही बारे में कि, और इसमें हम लोग देखें कि इसने राजगीर को किला के रूप में बनवाया। चारों तरफ से क्या कर दिया? किला बनवा दिया, ताकि और हम लोग सुरक्षित हो जाए। सुरक्षित कुछ नहीं हुआ, इसी का बेटा इसी को मार दिया और उज्जैन क्या हो गया? गद्दी पर बैठ गया। उज्जैन एक अयोग्य शासक, उज्जैन जो है, उज्जैन के बारे में सबसे फेवरेट प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि उज्जैन ने ही राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र ले गया। राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी कौन ले गया? उज्जैन ले गया। यह भी अपने पिता के जैसा जैन धर्म अनुयायी था और इसने पाटलीग्राम नाम की स्थापना की थी। पाटलीग्राम की स्थापना किसने की थी? राजधानी तो बना दिया और उसकी स्थापना भी की थी कौन? उज्जैन ने। इसके 3 पुत्र हुए, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। ये इसके मरने के बाद ये लोग कुछ दिनों तक शासन को चलाए। और इसका जो एक बेटा था नागदशक, उसकी वो अयोग्य शासक था, इसलिए उसके एक मंत्री थे अमात्य, जो मंत्री को अमात्य कहा जाता है। तो मंत्री जो थे शिशुनाग,
वो क्या किया कि 412 बीसी में नागदश की हत्या करके और खुद गद्दी पर बैठ गया और अपने ही नाम से एक नया राजवंश की शुरुआत की, साम्राज्य की शुरुआत की, जिसे हम लोग कहते हैं शिशुनाग वंश। क्या कहते हैं? शिशुनाग वंश। ये क्लियर हुआ। उज्जैन के 3 पुत्रों में से नागदशक गया और आ गया शिशुनाग। शिशुनाग वंश में क्या देखेंगे कि शिशुनाग वंश में 412 से लेकर 394 बीसी तक लगभग 18 सालों तक शिशुनाग शासन किया। और शिशुनाग के बारे में कहा जाता है, इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है, बहुत शानदार प्रश्न बनता है यहाँ से कि पाटलिपुत्र से राजधानी मगध को वैशाली कौन ले गया? तो शिशुनाग ले गया। कौन ले गया? शिशुनाग ले गया। बहुत ही यूनिक प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि पाटलिपुत्र से वैशाली कौन ले गया? तो शिशुनाग ले गया। और राजगीर से पाटलिपुत्र कौन ले गया? तो उज्जैन ले गया। इसको याद कर लीजिए क्या है। और इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि इसका एक शिशुनाग के बाद 18 सालों तक इसने शासन किया वैशाली में रह के। उसके बाद कालाशोक, इसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा, राज सिंहासन पे बैठा, जो लगभग 28 वर्षों तक शासन किया। पुराणों और दिव्यवादन, पुराण समझते हैं हम लोग, और पुरानी धार्मिक ग्रंथ है हिंदुओं का, सनातनों का। और दिव्यवादन बौद्ध धर्म ग्रंथ है, जिसमें कालाशोक को क्या कहते हैं? काकवर्ण कहते हैं। शिशुनाग का पुत्र कौन है? कालाशोक 28 वर्षों तक शासन किया और इसी को कहते हैं काकवर्ण। क्या कहते हैं? काकवर्ण भी कहते हैं। पुराणों तथा दिव्यवादन में इसी का नाम कालाशोक का काकवर्ण कहा गया। काकवर्ण इसलिए क्योंकि कौवा जैसा, कौवा कैसा होता है? काला होता है, तो काकवर्ण मतलब कौवा जैसे दिखने वाला, काला दिखने वाला पुरुष क्या है? काकवर्ण। आगे बढ़ेंगे, इसी में हम लोग देखेंगे कि राजधानी को पाटलिपुत्र फिर ले आया। शिशुनाग कहाँ लेके चला गया था? शिशुनाग लेके चला गया था वैशाली। इसको लगा कि नहीं वैशाली नहीं सेफ जगह है, वैशाली से उठा के कहाँ लेके चलो? तो पाटलिपुत्र लेकर चलो। तो ये क्या हुआ कि भाई इसमें भी प्रश्न बनेगा कि कालाशोक पुनः पाटलिपुत्र राजधानी कौन बनाया? तो कालाशोक। याद रखेंगे कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी इसी के समय हुई थी 382 बीसी में। 382 बीसी में। एक और यहीं पे एक जिक्र मिलता है कालाशोक के बारे में कि कालाशोक जो है बाण भट्ट द्वारा, जो बाण भट्ट ने एक रचना रची है जिसका नाम है हर्ष चरित्र। ये भी प्रश्न बनता है कि बाण भट्ट द्वारा रचित रचना कौन है? तो हर्ष चरित्र। उसमें इसमें एक जिक्र मिलता है कालाशोक के बारे में, जिसमें कहा गया है कि राजधानी पाटलिपुत्र में जब यह घूम रहा था, कौन? कालाशोक, वैशाली राजधानी थी, वैशाली राजधानी को उठाकर पाटलिपुत्र ले गया। और पाटलिपुत्र में कभी घूमने के लिए निकल गया, तो घूमने के लिए निकला तो उसे एक व्यक्ति ने क्या कर दिया? चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी। बेचारा कालाशोक खत्म हो गया, ऊपर चला गया। तो इसलिए क्या है ये कि इसका जिक्र कहाँ मिलता है? तो बाण भट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र में इसकी जिक्र मिलता है। एक तो ये बात हुआ इतिहास के दृष्टिकोण से। दूसरा एक और बात मिलता है, जो महाबोधि वंश है, महाबोधि वंश बौद्धों का साहित्य है, उसमें इस बात का जिक्र मिलता है कि कालाशोक को कोई मारा नहीं था, बल्कि कालाशोक के 10 पुत्र थे और उन पुत्रों ने मिलकर 22 वर्षों तक, कालाशोक के पुत्रों ने 22 वर्षों तक लगभग शासन को चलाया था। इस प्रकार से हम लोग देखे कि शिशुनाग वंश की समाप्ति हुई। और एक और जिक्र मिलता है पुराणों के हिसाब में कि कालाशोक के जो पुत्र थे 22 वर्षों तक जिसने शासन किया, उनको भोज में आमंत्रित किया था। कौन? महापद्मानंद। कौन? महापद्मानंद, जो इन्हीं के यहाँ रह के काम करता था, नौकर का, नाई का काम करता था। और नाई मतलब हजाम, इसका काम करता था। और ये क्या किया कि सोचा कि क्यों ना इस 200 भाइयों को बुलाया जाए, 200 भाइयों को बुलाया जाए। सबको मार दिया, भोज पे बुलाया, सबको क्या किया? एकदम बैठा दिया खाना खाने के लिए, और ऊपर से कुदारी चला दिया, सबको मरवा दिया, सबको मार दिया। और मार के गद्दी पे कौन बैठ गया? महापद्मानंद। कौन बैठ गया? महापद्मानंद। ये भी है। 2 जगहों से हम क्या देखे कि
एक तो इतिहास में क्या इसमें मतभेद मिलता है कि काला शोक को पाटलिपुत्र में घूमते हुए एक व्यक्ति ने मार दिया चाकू मार के, और दूसरा जिक्र क्या मिलता है कि काला शोक के जो 10 पुत्र थे उसको भोज में बुला दिया गया, पार्टी में बुला के मरवा दिया गया। जो मरवाया वो व्यक्ति का नाम है महापद्मानंद, और उसने पद्मानंद नंद से नंद वंश की स्थापना की। अभी हम लोग देखेंगे नंद वंश। नंद वंश में क्या देखेंगे कि 344 बीसी से 323 बीसी तक ये लोग नंद वंश का शासन रहा, लगभग 21 वर्षों तक। कब तक? लगभग 21 वर्षों तक, याद रखिएगा। केंद्रीय सत्ता की स्थापना किसने की? महापद्मानंद ने। और पूरे इस ड्यूरेशन में यहाँ तक जैसे भी देखिए कि हर्यक, शिशुनाग, नंद में सबसे लंबा साम्राज्य, सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो महापद्मानंद का था। इसने एकराठ की उपाधि धारण कर ली थी, एक छत्र की उपाधि धारण कर ली थी, और सर्व क्षेत्रांक की भी उपाधि धारण कर ली थी, जिसका मतलब होता है क्षत्रियों को नाश करने वाला। एक और इसने उपाधि धारण कर ली थी जिसका नाम है भार्गव। भार्गव का मतलब होता है दूसरे परशुराम का अवतार। भार्गव का मतलब क्या होता है? दूसरा परशुराम का अवतार। ये जो इसका जिक्र कहाँ मिलता है? तो पुराणों में। भार्गव और सर्व क्षेत्रांक का जिक्र पुराणों में मिलता है कि महापद्मानंद ने 2 उपाधि धारण की थी, सर्व क्षेत्रांक और भार्गव की, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महापद्मानंद के 8 पुत्र हुए, जिसमें से एक पुत्र धनानंद था। कौन था? धनानंद। और 8 भाइयों को मारकर ये खुद शासन, ये क्या हुआ कि खुद गद्दी पे बैठा, शासन की बागडोर संभाली। किसने? तो धनानंद ने। किसने? धनानंद। धनानंद ने एक और काम बढ़िया किया कि कलिंग में नहर का निर्माण करवाया। कलिंग में नहर का निर्माण कराया, और इसे अग्रमीज कहा जाता है। धनानंद को क्या कहा जाता है? अग्रमीज कहा जाता है। इसको आप याद करिएगा। और क्या बात है कि इसी के समय सिकंदर भारत आया था। किसके समय आया था? तो धनानंद के समय ही सिकंदर भारत आया था, जो यूनान का रहने वाला था। इस प्रकार से हम लोग नंद वंश तो क्लियर किए। नंद के बाद आता है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन आता है? चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश की स्थापना किया। मौर्य वंश को हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये इतिहास के दृष्टिकोण से और ही महत्वपूर्ण है। वीडियो लंबा भी हो जाएगा, इसलिए यहीं पे इसको रोका जाता है। अगले वीडियो में हम लोग मौर्य वंश को क्लियर करेंगे, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में और अशोक के बारे में पढ़ के पूरे मगध को हम लोग कंप्लीट करेंगे।